आज की कहानी दक्षिण भारत की सबसे खूंखार गैंग की है। कहा जाता है कि उस समय इससे ज्यादा खतरनाक गैंग कोई और नहीं था। एक ऐसा दौर आया जब इस गैंग का खौफ इतना गहराया हुआ था कि लोग अपने घरों के बाहर पहरेदारों की व्यवस्था करने लगे थे। रात में परिवार के सभी सदस्य एक साथ सोने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, क्योंकि डर बना रहता था कि यह खूंखार गैंग कभी भी हमला बोल सकता है। पूरे शहर में एक अनदेखा डर मंडरा रहा था और पुलिस भी शुरुआत में इस गैंग की हरकतों को समझने में नाकाम रही थी। ऐसा लगने लगा था मानो कोई सीरियल किलर या नया आतंकवादी शहर में आ चुका है, लेकिन उसकी पहचान या मकसद का कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। जब इस खौफनाक गैंग का पर्दाफाश हुआ तो न सिर्फ कर्नाटक बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों ने भी चैन की सांस ली। इस गैंग की सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके अपराध सिर्फ लूटपाट तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसमें बर्बरता का स्तर चरम पर था। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि किसी भी हाल में रहम न करना सिखाया गया था। इंसानों को वे सिर्फ शिकार समझते थे और उनकी इस मानसिकता का असर उनके अपराधों में साफ झलकता था। जहां भी ये गैंग पहुंचता, तबाही और खून खराबा मच जाता। जब पहली बार पुलिस ने इस गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया तो उनके हाव भाव और पहनावे देखकर खुद पुलिस भी स्तब्ध रह गई। वे लोग साधारण से बिल्कुल भी नहीं दिखते थे। उनकी बोलचाल और पहनावा कुछ ऐसा था मानो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। पुलिस को समझने में वक्त लगा कि आखिरकार वे किससे निपट रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गैंग को तोड़ने सब कुछ आजमा लिया गया था। 3rd डिग्री टॉर्चर से लेकर बेतहाशा पिटाई तक हर तरीका अपनाया गया, पर कोई भी गैंग का सदस्य अपना मुंह खोलने को राजी नहीं था। पुलिस वाले जितनी क्रूरता दिखा सकते थे, उससे भी ज्यादा वे खुद हैरान और हताश हो चुके थे। पीटते पीटते वे इस कदर थक गए थे कि अब खुद उस दर्द में डूबे जा रहे थे, मगर गैंग के लोग जैसे दर्द महसूस ही नहीं कर रहे थे। सवाल वही था, कब कोई कुछ बोलेगा। इसी बीच एक इंस्पेक्टर, जो सालों की मेहनत के बाद इस गैंग को पकड़ने में कामयाब हुआ था, एक अनोखी तरकीब अपनाता है। उसने इस गैंग का पीछा बहुत समय से किया था, उनकी आदतों, उनकी छोटी छोटी चालों को बारीकी से समझा था। जहां पुलिस के पारंपरिक तरीके फेल हो रहे थे, वहीं इस इंस्पेक्टर का आइडिया एकदम अनोखा था। जब लगातार मारपीट और 3rd डिग्री टॉर्चर से भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था, तब उसने एक छोटी सी चीज उनके सामने रख दी, वो था चिकन। जैसे ही गैंग के सदस्यों के सामने चिकन आया, वे जो अब तक पत्थर की तरह चुप बैठे थे, अचानक तोते की तरह सब कुछ उगलने लगे। ऐसा लगा जैसे चिकन ने उनकी जुबान खोल दी हो। इस अनोखी तरकीब से दंडोपाल्या गैंग का पर्दाफाश हुआ। दक्षिण भारत में कुख्यात ये गैंग, जिसके बारे में पहले कम ही लोग जानते थे, की सच्चाई अब सामने आ चुकी थी। दंडोपाल्या कर्नाटक के होसकोटे के पास एक छोटा सा कस्बा है, जहां गरीबी और बदहाली के साये में इस गैंग का जन्म हुआ। एक ऐसा व्यक्ति था जिसे इस गांव में समृद्ध माना जाता था। उसका नाम था स्वामी वेंकट। इस गांव में लगभग 4000 लोग रहते थे, लेकिन वेंकट एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास बड़ी मात्रा में भूमि और संपत्ति थी। उसके पास एक बड़ा झुंड भी था जिसमें करीब 200 भेड़ और बकरियां थीं। गांव वाले उसकी समृद्धि और उदारता के कारण उसकी बहुत इज्जत करते थे। वेंकट स्वामी ने कई बार गांव वालों की आर्थिक मदद की थी, जिससे उसकी छवि एक दयालु और अमीर इंसान की बन गई थी। लोग उसे बेहद सम्मान की नजर से देखते थे और कई परिवार उसकी मदद के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस शांत और साधारण जीवन के पीछे एक काली सच्चाई छिपी हुई थी, जो जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। यही दंड-उपाल गांव बाद में कुख्यात दंड-उपाल गैंग का जन्मस्थल बना। यह गैंग दक्षिण भारत में खून खराबे और दहशत का ऐसा तांडव मचाने वाली थी कि पुलिस और आम जनता दोनों ही उसके नाम से थरथर कांपने लगे। वेंकट स्वामी, जो कभी गांव में मददगार और इज्जत वाला व्यक्ति था, असल में एक खतरनाक अपराधी था। वह अक्सर गांव से बाहर जाता और फिर लौटकर गांव वालों की मदद करता, लेकिन उसकी असली गतिविधियों के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। एक बार जब वेंकट स्वामी बाहर गया हुआ था, तभी धर्मपुरी पुलिस स्टेशन की एक बड़ी टीम पहली बार तंडुप गांव पहुंची। पुलिस की इतनी बड़ी संख्या देखकर गांव वाले हक्का बक्का रह गए। जब उन्होंने पुलिस से पूछा कि वे किस लिए आए हैं, तब पता चला कि पुलिस वेंकट स्वामी की तलाश में आई है। यहीं से गांव वालों को पहली बार पता चला कि उनका मददगार वेंकट स्वामी वास्तव में कर्नाटक का एक कुख्यात डाकू है, जिसने 50 से अधिक डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया है। यह खुलासा गांव वालों के लिए बिल्कुल चौंकाने वाला था।
पुलिस को सूचना मिली थी कि वेंकट स्वामी शायद उसी वक्त गांव में होगा, इसलिए इतनी बड़ी फोर्स उसके पीछे थी। इस सब ने गांव में एक तरह का हड़कंप मचा दिया था और लोग दंग रह गए थे कि जो आदमी उन्हें हमेशा मदद करता था वह असल में एक खतरनाक अपराधी था। उस समय गांव में नहीं था। कुछ समय बाद पुलिस ने उसे किसी दूसरी जगह से पकड़ लिया और इस खबर ने गांव में हलचल मचा दी। जैसे ही गांव के लोग इस घटना के बारे में सुने, उन्हें यह समझ में आया कि उनके बीच एक कुख्यात अपराधी रह रहा था। सिर्फ 3 महीने बाद वेंकट स्वामी जमानत पर रिहा होकर दंडूपाल्या लौट आया। अब गांव के सभी लोग उसकी असली पहचान और उसके अपराधों के बारे में जान चुके थे। उसकी खौफनाक छवि ने गांव के नौजवानों पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया। बहुत से युवा वेंकट स्वामी जैसा बनने की इच्छा रखने लगे। यह वही पल था जब दंडूपाल्या गांव की मासूमियत का अंत शुरू हुआ। पहले यह गांव एक साधारण और गुमनाम कस्बा था, लेकिन अब यह अपराध का एक बड़ा केंद्र बन गया। वेंकट स्वामी ने अपने अपराधों से गांव के युवाओं को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। देखते ही देखते दंडूपाल्या का नाम कर्नाटक में डर का दूसरा नाम बन गया। वेंकट स्वामी, जो पहले अकेले अपने अपराधों को अंजाम देता था, अब अपने परिवार को भी इस अपराध की दुनिया में खींचने लगा। उसने अपने बेटे और बेटी को भी गैंग में शामिल कर लिया और लूटपाट तथा डकैती का सिलसिला चलने लगा। अब वेंकट स्वामी के साथ दंडूपाल्या के कई युवा भी इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन गए। देखते देखते करीब 30 से 40 युवक इस गैंग में शामिल हो गए। 90 के दशक में यह गैंग धीरे धीरे केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गतिविधियां आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैल गईं। वे विभिन्न शहरों में जाकर अपने अपराधों को अंजाम देने लगे। पहले यह गैंग बेंगलोर और उसके आसपास सक्रिय था, लेकिन फिर उन्होंने कोलार, केजीएफ और मैसूर जैसे जगहों को भी निशाना बनाया। तमिलनाडु में होसूर, दानाकानी, कोट और आंध्र प्रदेश में चित्तूर तथा अनंतपुर जैसे शहर भी इस गैंग की अपराध सूची में शामिल हो गए। जैसे जैसे उनके अपराधों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस की परेशानियां भी बढ़ने लगीं। लेकिन पुलिस को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इन सभी अपराधों के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र छिपा हुआ था, जो धीरे धीरे गांव के दिल को बर्बाद कर रहा था। एक ही गैंग के द्वारा किए जा रहे अपराधों की वजह से शहरों में अचानक बढ़ती हुई वारदातें सभी के लिए एक रहस्य बन गई थीं। यह पहली बार था जब पुलिस को यह संदेह हुआ कि इन वारदातों के पीछे एक ही गैंग का हाथ हो सकता है। जब कुछ अजीब चीजें सामने आईं, तो यह और भी स्पष्ट हो गया। कई अपराध ऐसे थे जिनमें न केवल घरों में डाका डाला गया, बल्कि एक भयावह हत्या का पैटर्न भी देखने को मिला। ये हत्याएं केवल लूटपाट तक सीमित नहीं थीं। जिन लोगों को मारा गया, उनका गला एक खास तरीके से काटा जाता था। यह गला काटने का तरीका इतना खतरनाक और सही था कि इसे एक ट्रेडमार्क कहा जा सकता था। स्पष्ट था कि हर अपराध स्थल पर इसी तरह का गला काटने का अंदाज पाया गया। इससे पुलिस को यह अंदेशा हुआ कि इन सभी हत्याओं के पीछे एक ही व्यक्ति या गैंग हो सकता है। बेंगलोर, मैसूर और कोलार जैसे शहरों में इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहीं। हर वारदात में पुलिस को वही खून से सने गले और लूट का पैटर्न मिलता था, लेकिन कातिल या गैंग की पहचान करना बेहद कठिन हो रहा था। जैसे जैसे वारदातों की संख्या बढ़ती गई, पुलिस पर दबाव भी बढ़ता गया कि वे इस खौफनाक सिलसिले को रोकें। आखिरकार पुलिस ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर एन चलाबी को सौंपी, जिन्होंने अपने करियर में कई जटिल मामलों को सुलझाया था। उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और उन्हें यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी हालत में इन अपराधियों को पकड़ा जाए। चलाबी ने अपने काम की शुरुआत की और उनकी पहली कोशिश थी कि वे उन इलाकों का दौरा करें जहां वारदातें हो चुकी थीं। चलाबी ने अपनी टीम के साथ उन घरों का दौरा किया जहां इन घटनाओं ने आतंक मचाया था। वे हर घर में जाकर वहां के लोगों से बात करते और हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देते। जैसे जैसे उन्होंने सबूत इकट्ठा किए और लोगों से बातचीत की, धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आईं। एक बात जो साफ दिखी वह यह थी कि हर बार वारदातें उन घरों में हो रही थीं जो कॉलोनी या मोहल्ले के किनारे पर थे। ये घर हमेशा बाहरी हिस्से में होते थे, जो बाकी घरों से थोड़ा अलग थलग पड़े रहते थे। इनमें अक्सर बहुत कम लोग रहते थे और कई बार तो घर में केवल एक ही व्यक्ति होता था। जब इंस्पेक्टर ने इन सब बातों को और ध्यान से देखा, तो एक और गहरी कड़ी जुड़ी। जिन घरों में ये अपराध हुए थे, उनमें से ज्यादातर घर बुजुर्गों के थे। बूढ़े लोग जो शारीरिक रूप से कमजोर होते थे और विरोध करने की क्षमता नहीं रखते थे, इस गैंग के मुख्य शिकार बन रहे थे।
यह गैंग बेहद सोच समझकर उन घरों का चुनाव करता था जहां खतरा सबसे कम हो और इसका पूरा फायदा उठाता था। सभी अपराध रात के अंधेरे में अंजाम दिए जाते थे, जब पूरा शहर सो जाता था और पुलिस की गश्त भी कम हो जाती थी। तभी यह गैंग चुपचाप हमला करता था। इंस्पेक्टर को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्हें समझ आया कि ये कोई सामान्य लुटेरे नहीं थे। ये एक संगठित और सटीक तरीके से काम करने वाला गैंग था जो बेहद सोची समझी रणनीति के साथ अपराध कर रहा था। यह देखकर इंस्पेक्टर ने तुरंत सारे इलाकों में चेतावनी जारी की। उन्होंने कॉलोनियों और मोहल्लों के किनारे वाले घरों के लोगों को सावधान रहने की सलाह दी, खासकर उन लोगों को जो अकेले रहते थे या जिनके घरों में बुजुर्ग थे। उन्हें रात के समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। इस चेतावनी के बाद कुछ समय के लिए वारदातों में कमी आई, लेकिन अपराधियों की पहचान अब भी एक रहस्य बनी हुई थी। जैसे जैसे इंस्पेक्टर ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया, उन्हें यह समझ में आया कि जो भी कीमती सामान चोरी हो रहा है वह किसी न किसी जौहरी के पास जरूर बेचा जा रहा होगा। इतनी बड़ी मात्रा में गहने, आभूषण और अन्य कीमती सामान कहीं न कहीं तो खपाए जा रहे थे। यही सोचते हुए इंस्पेक्टर ने अपनी तफ्तीश का दायरा और बढ़ाया। उन्होंने न केवल उन इलाकों में ध्यान दिया जहां ये वारदातें हो रही थीं, बल्कि दूर दूर तक छानबीन करने का निर्णय लिया। उन्हें यह भी संदेह था कि शायद कुछ लोग इस गैंग की मदद कर रहे होंगे जो कि अपराध को और भी जटिल बना रहे थे। इस सब के बीच इंस्पेक्टर ने ठान लिया कि वे इस मामले को सुलझा कर ही रहेंगे। दराज के दूरदराज के इलाकों में भी ऐसे जौहरियों की तलाश शुरू की गई जो कानूनी और गैरकानूनी दोनों तरीकों से गहने खरीदते थे। चलापति को यह पता था कि शहर के भीतर कोई छोटा मोटा जौहरी इतनी बड़ी मात्रा में चोरी का सामान खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा। इसलिए उन्होंने अपने मुखबिरों को शहर के बाहरी और सुदूर क्षेत्रों में फैला दिया। उनका मकसद यह पता लगाना था कि कौन कौन से जौहरी चोरी का सामान खरीदने में लगे हुए हैं। खासकर पिछले 1.5 से 2 साल में कौन से जौहरी ऐसे थे जिनके पास संदिग्ध लोग गहने बेचने के लिए पहुंच रहे थे। इस दौरान पुलिस की मेहनत लगातार जारी रही। एक के बाद एक उन्हें कई जौहरियों के बारे में जानकारी मिली जो छोटे मोटे चोरों से गहने खरीदते थे, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं दे सका जिससे दंडूपाल्या गैंग तक सीधा पहुंचा जा सके। फिर एक दिन एक अद्भुत घटना ने जांच को नया मोड़ दिया। कर्नाटक के एक जौहरी के बारे में मुखबिर ने सूचना दी जिसने संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त कुछ लोगों से गहने खरीदे थे। यह सूचना बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि मुखबिर ने बताया कि गहने बेचने वालों में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यह जानकारी पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी क्योंकि आमतौर पर चोरी और लूटपाट के मामलों में गैंग के पुरुष ही सक्रिय रहते थे, मगर इस बार पूरा परिवार इस अपराध में शामिल था। इस खबर ने चलापति की जांच को एक नया आयाम दिया। यह स्पष्ट हो गया कि दंडूपाल्या गैंग में सिर्फ पुरुष नहीं थे बल्कि महिलाओं और बच्चों की भी भागीदारी थी। इससे यह संकेत मिला कि गैंग में एक परिवार की तरह का संगठन था जहां हर सदस्य किसी न किसी रूप में अपराध का हिस्सा था। जैसे ही यह जानकारी मिली, पुलिस ने उस जौहरी पर नजर रखना शुरू कर दिया। उस जौहरी के पास आने वाले हर संदिग्ध ग्राहक की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस ने धीरे धीरे जाल बिछाना शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि जल्द ही वे इस गैंग के कुछ सदस्यों को पकड़ सकें। जैसे ही पता चला कि वही लोग लगातार अलग अलग समूहों में आकर जौहरी को गहने बेच रहे थे, पुलिस को उम्मीद होने लगी कि अब शायद वे इस गैंग तक पहुंच सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यह लोग करीब 40 से 50 बार अलग अलग कीमती सामान बेच चुके थे और इसी जानकारी ने पुलिस को पहली बार एक ठोस दिशा दी। अब चलापति और उनकी टीम का पूरा ध्यान उस जौहरी पर केंद्रित हो गया था। पुलिस ने उस जौहरी से सीधी बातचीत की, पहले धमकाकर और फिर प्यार से समझाकर उसे विश्वास में लिया। उसे बताया गया कि अगली बार जब वे लोग फिर से गहने बेचने आएं, तो वह सब कुछ बताए। यह एक दिलचस्प और थ्रिलिंग पल था जो सबके लिए एक नए मोड़ का संकेत था। पुलिस को जैसे ही किसी तरह से संकेत मिला, उसने जौहरी की दुकान के चारों ओर मुखबिरों का जाल बिछाने का फैसला किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन संदिग्ध लोगों पर पूरी नजर रखी जा सके, पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और फिर महीनों तक इंतजार होता रहा, लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। ऐसे में पुलिस को लगा कि शायद ये केस सुलझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक दिन अचानक अच्छी खबर आई। जौहरी ने पुलिस को बताया कि वही लोग जो पिछले कुछ महीनों से छोटे छोटे समूहों में आकर उसकी दुकान पर जेवर बेच रहे थे, फिर से आए थे। इस बार पुलिस पूरी तैयारी के साथ थी।
लेकिन इससे पहले कि पुलिस कार्रवाई करे, जौहरी ने उन गहनों को दिखाया जिन्हें उसने उन संदिग्ध लोगों से खरीदा था। पुलिस ने उन गहनों को पीड़ित परिवारों और उनके रिश्तेदारों के पास पहचान के लिए भेज दिया। पहचान की प्रक्रिया थोड़ी लंबी रही, लेकिन कुछ पीड़ितों ने उन गहनों को तुरंत पहचान लिया। यह वही गहने थे जो उनके घरों से चुराए गए थे। जैसे ही पहचान हो गई, यह स्पष्ट हो गया कि ये लोग उसी गैंग से संबंधित हैं जो इन अपराधों में शामिल थे। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे कि जौहरी की दुकान पर बेचे गए गहने उन्हीं लोगों के थे। इस कड़ी से पुलिस को पहली बार यकीन हुआ कि वे उस गैंग तक पहुंच सकते हैं जिसने कर्नाटक और आसपास के राज्यों में आतंक फैला रखा था। जैसे ही जौहरी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। गिरफ्तारियों के बाद पुलिस सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उनके पास फोन कैसे आया। पुलिस ने उन्हें 1 दिन फिर 2 दिन तक हिरासत में रखा, लेकिन हर बार वे खुद को निर्दोष और गरीब ग्रामीण बताने में लगे रहे। जो जेवर पुलिस ने बरामद किए, उनके बारे में उन्होंने दावा किया कि किसी ने उन्हें दे दिए थे या कहीं उन्हें पड़े हुए मिले थे। हालांकि जब पुलिस ने उनसे गैंग के अन्य अपराधों और चोरी के पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में पूछताछ की, तो स्थिति में नया मोड़ आ गया। उनकी बातें आपस में मेल नहीं खा रही थीं, और ऐसा लग रहा था कि ये लोग अब अपने झूठ के जाल में उलझते जा रहे थे। पुलिस के लिए अब ये मामला और भी दिलचस्प बन गया था, क्योंकि ये गिरफ्तारियां सिर्फ जेवर की चोरी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि एक बड़े अपराध नेटवर्क की कहानी बुनने लगी थीं। वे लोग पूरी तरह चुप्पी साधे रहे। पुलिस उन पर अत्यधिक दबाव डाल रही थी। हर तरह के कठोर तरीके अपनाए जा रहे थे। उन्हें पीटने, यातनाएं देने के बाद भी सच्चाई को उनके मुंह से निकलवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर बार ये प्रयास विफल हो रहे थे। वे किसी भी स्थिति में अपने अपराधों को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। जांच के दौरान पुलिस को इनके अजीबोगरीब विश्वासों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। गिरोह के हर सदस्य के लिए यह अनिवार्य था कि पूर्णिमा की रात को वे एक मुर्गे की बलि चढ़ाएं और उसे भगवान को अर्पित करें। इसके बाद वे सभी उस मुर्गे का खून पीते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उन्हें ताकत मिलेगी और कोई भी उन पर हमला नहीं कर सकेगा। यह अंधविश्वास उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था और यही उनका प्रिय अनुष्ठान भी था। पुलिस की जांच के दौरान यह जानकारी धीरे धीरे सामने आई। गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर ने उनसे पूछताछ की, लेकिन वे फिर भी चुप्पी साधे रहे। हालांकि जब सभी तरीके विफल हो गए और कोई भी उनसे सच नहीं निकलवा सका, तो इंस्पेक्टर ने एक अलग रणनीति अपनाने का निश्चय किया। उसी समय संयोग से पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। इंस्पेक्टर को यह पता था कि यह रात इन लोगों के लिए विशेष होती है। उसने सोचा कि इनकी मान्यताओं और अंधविश्वास का लाभ उठाया जा सकता है। उसने उनसे कहा, ठीक है, लगता है तुम लोग निर्दोष हो। शायद हमने गलती से तुम्हें पकड़ लिया है। मैं जल्द ही तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन आज रात तुम जो करते हो उसे करने की इजाजत है। पूर्णिमा की रात थी और इंस्पेक्टर ने उन्हें वही करने की अनुमति दी जो वे हर पूर्णिमा को करते थे। गिरोह के सदस्यों ने पहली बार स्वीकार किया कि उन्हें एक मुर्गे की जरूरत है। पुलिस ने मुर्गे का इंतजाम किया। जब रात आई तो उन्होंने वही अनुष्ठान किया। मुर्गे की बलि दी, उसे भगवान को अर्पित किया और फिर उसका खून पिया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने उनसे फिर से पूछा, अब सच बताओ। जैसे ही यह सवाल पूछा गया, पूरे वातावरण में एक तनाव उत्पन्न हुआ। उस चुप्पी में जैसे सच्चाई की गूंज थी। इंस्पेक्टर ने अपने इरादे को दृढ़ किया। उसे एहसास हुआ कि इस अनुष्ठान का असर अब कुछ और ही होगा। बताओ, तुम लोग क्या कर रहे थे? अचानक गिरोह के सदस्यों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। जब गैंग ने अपनी चुप्पी तोड़ी और पूरी कहानी सुनाई, तब उन्होंने अपने अतीत और गिरोह की गतिविधियों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे सभी दंदपली गांव से हैं, जो बेहद गरीबी का सामना कर रहा था। इसी बीच वेंकट स्वामी नाम का एक व्यक्ति उनके गांव में आया, जिसके पास ढेर सारे पैसे और आरामदायक जीवन था। गांव के लोग उसे आदर और इज्जत की नजरों से देखते थे, क्योंकि उसके पास हमेशा बहुत धन दौलत थी। वेंकट स्वामी ने गांव के लोगों को बताया कि अगर वे उसके बताए रास्ते पर चलेंगे तो उन्हें भी वही ऐशो आराम और दौलत मिल सकती है। धीरे धीरे उसने गांव के कई युवाओं को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया। इस तरह उसने दंदपलिया गांव के युवाओं को एकजुट कर एक गिरोह बनाया, जिसे आज दंद उपल गैंग के नाम से जाना जाता है।
खास बात यह थी कि इस गिरोह में औरतों और बच्चों को भी शामिल किया गया था ताकि अपराध को अंजाम देना और भी आसान हो सके। इस अपराधी गिरोह की शुरुआत वेंकट स्वामी ने अपनी ही फैमिली से की थी। उसने अपनी बेटी और बेटे को भी इस गिरोह में शामिल कर लिया। उसकी बेटी का खास काम यह था कि वह दिन के समय शहर की अलग अलग कॉलोनियों में जाती, कभी चूड़ियां बेचने के बहाने तो कभी घर की सफाई के बहाने, लेकिन उसका असली मकसद किसी भी तरह किसी घर में घुसना और वहां की गतिविधियों पर नजर रखना था। वह इस दौरान यह जानकारी इकट्ठा करती कि घर में कितने लोग हैं, उनकी आदतें क्या हैं और किस समय घर खाली हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी बेटी उन घरों की रेकी करती जो कोने में होते थे ताकि भागने का रास्ता आसान हो सके। घर का मुआयना करने के बाद वह वापस आकर पूरे गिरोह को बताती और फिर सब मिलकर उस घर को लूटने की योजना बनाते। इसी तरह वेंकट स्वामी ने एक संगठित अपराधी गिरोह बना लिया जो अब अपने जाल में फंसे लोगों के लिए एक खौफ बन चुका था। एक गिरोह था जिसने चोरी और अन्य अपराधों को अंजाम देने में महारत हासिल कर ली थी। इस गैंग का एक सख्त उसूल था, जिस घर को उनकी महिला सदस्य सुरक्षित कह देती उसी घर को निशाना बनाया जाता। एक बार जिस घर को उसने चुन लिया, गिरोह का कोई भी दूसरा सदस्य उस घर की दोबारा निगरानी करने नहीं जाता था। वे सब उसी महिला की जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। यही भरोसा उनकी कामयाबी की कुंजी था, क्योंकि इससे वे बिना किसी का ध्यान खींचे चोरी की योजना बना सकते थे। जैसे ही महिला सदस्य अपनी रिपोर्ट दे देती, सभी गिरोह के सदस्य शाम ढलने का बेसब्री से इंतजार करते। रात गहराते ही वे शराब पीते और फिर अपने खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते। लगभग 8 से 10 सदस्य एक साथ तैयार होते थे, लेकिन वे सब अलग अलग रास्तों से आते ताकि किसी राहगीर या पड़ोसी को शक न हो। उनका यह संगठित और योजनाबद्ध तरीका उन्हें हर बार चोरी में सफल बनाता। घर में घुसते ही वे इतनी तेजी से काम करते कि कोई प्रतिरोध करने का मौका नहीं पाता। हर कदम को बारीकी से तैयार किया जाता और हर सदस्य का एक खास काम होता। सबसे पहले एक सदस्य घर की टेलीफोन लाइन और बिजली के कनेक्शन को काटता ताकि घर वाले बाहर की दुनिया से कट जाएं। दूसरा सदस्य पड़ोस के 1-2 घरों पर बाहर से ताले लगा देता ताकि कोई मदद के लिए न आ सके। यह सब करने के बाद गिरोह के सदस्य मुख्य घर में घुसते। ताले तोड़ने में उनका हाथ साफ था, यह काम चुटकी बजाते हो जाता। वे घर में तेजी से घुसते और चाकू की नोक पर सभी को अपने कब्जे में ले लेते। कीमती सामान जैसे गहने और पैसे वे लोगों से झपट लेते और पूरी प्लानिंग के साथ अपने मिशन को अंजाम देते। यह गैंग बेहद खतरनाक और संगठित था। इलेक्ट्रॉनिक सामान और कीमती चीजें जबरन छीन लेना इनके अपराध की शुरुआत मात्र होती थी, पर उनकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती थी। वे चाहे तो सब कुछ लूट कर जा सकते थे, लेकिन उनका एक अजीब उसूल था, हर बार किसी की जान लेना अनिवार्य था। वे चाकू से घर के किसी एक सदस्य का गला बेरहमी से काट देते थे, चाहे वह बुजुर्ग हो, महिला हो या कोई और। उनकी निर्दयता किसी को नहीं छोड़ती थी। इसके बाद वे सारा कीमती सामान समेटकर घर से बाहर निकल जाते थे, लेकिन इतना संगठित होते थे कि पड़ोसियों को कभी उन पर शक नहीं होता था। गैंग की महिला सदस्य भी इसमें अहम भूमिका निभाती थीं। लूटे गए गहने और पैसे इन्हीं के पास सुरक्षित रहते थे। महिलाओं की जिम्मेदारी सिर्फ गहनों को बेचने तक सीमित नहीं थी, वे यह भी तय करती थीं कि लूट का कितना हिस्सा किसे मिलेगा। यह सारा काम एक सोची समझी योजना के तहत होता था। गैंग की दूसरी बड़ी चालाकी यह थी कि वे बच्चों को भी शामिल करते थे। मासूम बच्चों का उपयोग वहां किया जाता था जहां बड़ों पर शक हो सकता था। बच्चे आसानी से घरों में घुस जाते थे और उनके भोले चेहरे पुलिस और पड़ोसियों को धोखा देने का काम करते थे। इस गिरोह ने 80 से अधिक हत्याएं की थीं और उनके हर अपराध में हिंसा होती थी। गैंग के मेल मेंबर अक्सर शराब के नशे में रहते थे और घरों में घुसते ही अगर उन्हें महिलाएं या लड़कियां मिलती तो वे न केवल लूटपाट करते बल्कि उनका रेप भी करते थे। यह गिरोह सिर्फ चोरी और हत्या तक सीमित नहीं था, उन्होंने 40 से ज्यादा बलात्कार भी किए थे। बाहर से यह लोग एकदम साधारण ग्रामीणों की तरह दिखते थे, लेकिन उनके काले कारनामे किसी को भी दहला सकते थे। वो हमेशा बनियान, टी शर्ट और कभी कभी पैंट या लुंगी पहनता था और उसके पैरों में अक्सर चप्पल होती थीं। उसकी यही सादगी उसे आम और साधारण दिखाती थी, जिससे किसी को उस पर शक करने का मौका नहीं मिलता था। उसके साधारण भेष का फायदा उठाकर वो आसानी से लोगों के घरों में दाखिल हो जाता था। दंडपली गैंग में खासतौर पर 25 से 35 साल की उम्र के लोगों को अपराध करने के लिए चुना जाता था।
इस उम्र के लोग शारीरिक रूप से ताकतवर होते हैं, तेज होते हैं और जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं। जब गैंग के सदस्य 35 की उम्र पार कर जाते थे और उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती थी तो उन्हें कम खतरनाक कामों में लगा दिया जाता था। वरिष्ठ सदस्य गिरोह के लिए भोजन का इंतजाम करते, ठिकानों की व्यवस्था संभालते। जब पुलिस ने आखिरकार इस खतरनाक गिरोह के सदस्यों को धर दबोचा और कुछ ने अपना मुंह खोला तो इस गिरोह की परतें खुलने लगीं। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया और उन पर मुकदमा चला। सेशन कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया जिसमें 11 लोगों को फांसी और 5 को उम्र कैद की सजा दी गई। हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो कुछ दोषियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। आज भी कुछ मुकदमे जारी हैं और कुछ आरोपी बेल पर बाहर हैं या अब भी फरार हैं। इस गिरोह का पर्दाफाश करने में इंस्पेक्टर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। वो पहला इंसान था जिसने इस खतरनाक गैंग की सच्चाई सबके सामने लाई। उसकी सूझबूझ और मेहनत के चलते कई गिरोह के सदस्य गिरफ्तार हुए, लेकिन समय बीतते बीतते कुछ आरोपी बाहर आ गए और आज भी कुछ खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे इस गिरोह की कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी। इस पूरी घटना का एक और रोचक पहलू यह भी है कि गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद भी पुलिस और कानून व्यवस्था की चुनौतियां कम नहीं हुईं। कुछ अपराधी अभी भी कानून के शिकंजे से बाहर हैं और उन्हें पकड़ना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है जो इंसाफ की ओर अब भी जारी है। दंडपली गैंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले इंस्पेक्टर और उनकी टीम को सीधे सीधे धमकियां दी गई थीं। जब गैंग के कुछ मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बेझिझक इंस्पेक्टर से कहा, तुमने हमें पकड़ा और हमारा राज खोल दिया है, लेकिन हम इसका बदला जरूर लेंगे। हम न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारी टीम के 11 सदस्यों को भी मार डालेंगे। उस वक्त गिरोह के कुछ सदस्य हिरासत में थे, लेकिन कई अब भी बाहर थे और पुलिस के लिए गंभीर खतरा बने हुए थे। इस भयानक धमकी के बाद इंस्पेक्टर और उनकी टीम पर लगातार मौत का साया मंडराता रहा। इंस्पेक्टर ने सरकार से सुरक्षा की अपील की, लेकिन उन्हें उस समय कोई खास मदद नहीं मिल सकी। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि इंस्पेक्टर ने खुद अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने का फैसला लिया। जब इंस्पेक्टर ने गिरोह के बारे में और गहराई से जानकारी जुटाई तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। दंडपली गैंग ने कभी भी किसी ऐसे घर पर हमला नहीं किया जिसमें कुत्ता मौजूद हो। गिरोह के सदस्य कुत्तों से खौफ खाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कुत्ते न सिर्फ उनका पीछा करवा सकते हैं बल्कि उन पर काबू पाना भी मुश्किल हो सकता है। इस रहस्योद्घाटन के बाद इंस्पेक्टर ने अपनी और अपनी टीम की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का सहारा लिया। उन्होंने कई प्रशिक्षित कुत्तों को मंगवाकर अपने और अपनी फैमिली के घरों में तैनात कर दिया। इंस्पेक्टर को पूरा विश्वास था कि ये गिरोह कभी भी उस घर पर हमला नहीं करेगा जहां कुत्ते मौजूद होंगे। इंस्पेक्टर ने गिरोह की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाते हुए एक सुरक्षित माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया। उन्हें बखूबी अंदाजा था कि दंडूपाल्या गैंग की कड़ी निगरानी में वे हैं। हालांकि अब इंस्पेक्टर रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त खुद और अपने परिवार की हिफाजत के लिए यह जरूरी कदम उठाना उनकी मजबूरी थी। उनकी होशियारी और दूरदर्शिता ने न केवल उन्हें बल्कि उनकी पूरी टीम को कई बड़े खतरों से बचाया। उस दौर में जब सरकारी मदद की कमी थी, उन्होंने अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद किया। दंडपली गैंग का आतंक सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं था, बल्कि वे पुलिस और न्यायपालिका को भी खुलेआम धमकाने से पीछे नहीं हटते थे। एक बार जब कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था तो गैंग के सदस्यों ने कोर्टरूम के अंदर ही जज को धमकी दे डाली। उनकी धमकी थी, आप हमें सजा दे सकते हैं लेकिन हमारे बाहर के साथी आपको नहीं छोड़ेंगे। इस खुली धमकी ने कोर्ट में मौजूद हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। उस समय पुलिस और अन्य अधिकारियों पर भारी तनाव का दौर छा गया था क्योंकि ये कोई मामूली अपराधी नहीं थे बल्कि खूंखार और बेदर्द गिरोह था। इस धमकी के बाद केस की सुनवाई महीनों तक ठप रही क्योंकि जज और अधिकारियों की सुरक्षा चिंता का विषय बन चुकी थी। इस तरह के खतरों के बीच पुलिस किसी भी धमकी को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी क्योंकि गैंग की पहुंच और ताकत का अंदाजा लगाना आसान नहीं था। कई महीनों बाद मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा। जैसा पहले बताया गया, सेशन कोर्ट ने गिरोह के 11 सदस्यों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन 1996 से चल रहा ये मामला अब तक 2024 में भी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक क्राइम स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही और भी रोमांचक क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नई स्टोरीज की अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।